एक साल में जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात हैं उसके अंदर अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्वस हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये चीज खत्म हो चुकी थी, फिर हमें खत्म करने की पॉलिसी बना दी गई तो उसी से ये हालात बने हैं। एक चीफ मिनिस्टर को अपने शहरी जो दिन में वो बेचारे शहीद हो रहे हैं उनको तकलीफ नहीं है, उसकी उनको तकलीफ है कि अफगानियों को जो है ना वो जाने ना दे, वो मौसूफ वफद भेज रहे। मैंने इनसे कहा कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, इन्होंने मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर दी। गंडापुर साहब को अफगानियों की फिक्र ज्यादा है। एक अफगानी अगर पाकिस्तान की नशरियात देना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? और एक बंदा अगर क्लियर है तो हमें देनी चाहिए, हम क्यों नहीं दे रहे? इमरान खान की आज भी मौजूद है स्टेटमेंट जिसपे वो अपने प्यारे भाइयों को बसाना भी चाहते हैं, उनको दफ्तर भी देना चाहते हैं। ये गलत है, ये अनह्यूमन है। क्या अफगानिस्तान इस दुनिया का एक मुल्क नहीं है? क्या उसके लोगों के वो ह्यूमन राइट्स नहीं है? इस तरह कैसे निकालना है कि मैं बॉर्डर के बाद फेंक दूं उनको? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक हफ्ता, सिर्फ अभी एक हफ्ता हुआ है इस मुल्क में के अंदर हमने एक ट्रेन को यहाँ पे अगवा होते देखा है और वहाँ के जो मुसाफिर थे उनको टारगेट होते हुए देखा है। यहाँ पे शहादतें हुई हैं पिछले 48 से 72 घंटे के अंदर। इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर 57 से ज़ायद हमले जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं दहशतगर्दों की जानिब से। अब ऐसे मौके के ऊपर जब इस मुल्क की सियासी लीडरशिप को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, एक सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, तो आज और कल हमने ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमने देखी है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो अगले 24 घंटे में होने जा रहा है और इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वफ्द का ऐलान भी कर दिया है। उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी, 14 मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इसमें शिरकत करेंगे। अब मुख्तलिफ बयान आ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि क्या इसमें शिरकत होगी या नहीं होगी। एक राय ये भी थी, फवाद चौधरी साहब ने भी इसका जिक्र किया और भी चंद रहनुमाओं ने कहा कि जनाब इमरान खान साहब को शिरकत करनी चाहिए, उन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अख्तर मेंगल साहब को भी बुलाया जाना चाहिए, वो ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब अब से कुछ देर पहले 8 बजे आसमा शिराजी साहबा के साथ शो में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये राय अच्छी है, मैं देखता हूँ कि क्या इसके ऊपर कुछ अमल हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब की जो मौजूदगी है उस हवाले से अब ये लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा या उन्हें को पैरोल के ऊपर जो है वो लाया जाएगा और उन्हें जो है वो इस ब्रीफिंग में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वैसे ही अब ये पार्लिमानी कमेटी है तो यानी सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इसके अंदर शिरकत कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारी सियासी लीडरशिप, चाहे वो हुकूमती बेंचेस से हो या अपोजिशन बेंचेस से हो, क्या वो वाकई सीरियस है? क्या उसके अंदर संजीदगी नज़र आ रही है? दहशतगर्दी का ये जो एक नई वेव शुरू हुई है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, क्या इसका मुकाबला करने के लिए ये सियासतदान सीरियस हैं या नहीं है? इसी पे मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन अतर काज़मी साहब भी आज इस शो का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अतर साहब, ये डेवलपमेंट आपने जो शुरू में मैंने चलाया, अली अमीन गंडापुर साहब और अज़मा बुखारी साहबा दोनों ने पिछले 24 घंटे में एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी हद तक ये बयान दिए, इख्तिलाफ राय भी बहुत ज़्यादा है। इतने इख्तिलाफ राय के साथ आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन निकल सकता है? ये सियासतदान एक पेज पे इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए, निकलना तो चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये कौन सा कोई सियासी जमातों ने अपने लिए सोल्यूशन निकालना है? एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान का मसला है। दोनों जानिब से कुछ अगर एक एक स्टेप पीछे भी लेना पड़े तो वो लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अली अमीन साहब का जो सूबा है वो इसका ब्रांट उठा रहा है। वहां पे जिस किस्म की दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं वो हमारे सामने हैं। ऑब्वियसली वो जमीनी हकायक को देख के बात करते हैं और मेरे ख्याल में जो उन्होंने ये बात की है, माजी में इमरान खान साहब भी ये बात कर चुके हैं कि जो अफगान शहरी यहाँ पे रहते हैं, जो नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, उनको नेशनैलिटी दे दी जाए। तो अली अमीन साहब ने भी उसी बात को दोहराया है। बाकी बात यह है कि अगर सूबे के अंदर हो या सूबे के बाहर हो, जहां पे भी दहशतगर्दी हो, पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाए, दुनिया की कोई नेशनैलिटी और टारगेट करे या खुद कोई पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्द टारगेट करे, उस पर हम सबको एक मौकिफ लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने कहा, मुझे ये लगता है कि इस सारे मामले के ऊपर भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, सियासी बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे हैं और मुझे यही लगता है कि ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। इख्तियार साहब, हम बात कर रहे थे, अतर काज़मी साहब ने भी जिक्र किया कि आप लोग जो सियासी जमातें हैं वो सेम पेज पे नहीं लग रही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करने के हवाले से। और आज भी हमने देखा कि अज़मा बुखारी साहबा ने अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जनाब इनको अगवानियों की ज़्यादा फिक्र है, अपने सूबे में जो दहशतगर्दी का मसला है उसको ख़त्म करने के लिए संजीदा नज़र नहीं आते अली अमीन गंडापुर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। देखिए, सबसे पहले बात यह है
कि जो कल अली अमीन गंडापुर साहब जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो आपने सुनी होगी। उसके कंटेंट जरा आप चेक करें, आप मौका महल जरा देख लें कि मुल्क में आपकी सिचुएशन क्या बनी हुई है। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाई जा रही है कि सब लोगों ने एक पेज पर इकट्ठे होना है, और इस दौरान ऐसे मुतनाज़िया इश्यूज को उठा लिया जाता है कि जैसे पहले ये कहते थे कि हमने अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को बाईपास कर दिया, डिफेंस मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, सबको बाईपास कर दिया। कल ये कहते हैं कि हम इनको बाहर नहीं निकाल सकते, जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है फॉर द सेक ऑफ पीस। पीस के सारे जितने जुड़े हुए जितने मामलात हैं उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज और तगुदों के बाद फिर ये फैसला हुआ है कि 31 मार्च की उनको डेडलाइन दी गई है। अब हजरत उसमें उठकर खड़े हो गए और वो कहते हैं कि मैं तो इनको बाहर नहीं फेंक सकता और ये अनह्यूमन है। तो अगर नेशनलिटी देने का फैसला सूबों ने करना है तो फिर तो फेडरेशन का कोई काम ही नहीं रहा। अगर किसी को जो है ग्रीन कार्ड हो या व्हाटएवर आप जो भी उसको नाम दे, ये फैसले आपने सूबे में बैठकर करने हैं, तो फिर तो ये वही बात है कि आप शायद किसी ग्रेटर पख्तूनिस्तान की उसके एजेंडे की तकमील चाहते हैं, या आप वाकई में मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, या वाकई में जो पाक अफगान बॉर्डर है आप उसको तस्लीम नहीं करते, और आप वही बात करते हैं जो कभी इस मुल्क के दुश्मन करते हैं, जो उस पाक अफगान बॉर्डर को आज तक डिविडेंड लाइन कहते हैं। तो फिर वाजे कर ले अपनी पोजीशन को, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा नहीं है, या अभी आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा या फिर आप पाकिस्तान के मुखालिफ खड़े हैं। तो चॉइस लेकिन इख्तियार साहब, ये बात इस हद तक क्यों चली जाती है हर दफा? एक इख्तिलाफ राय है, वो एक वजीर आला है, अगर वो अपनी राय का इजहार करते हैं, ये हम बात को इधर यहाँ तक क्यों ले जाते हैं? आप पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, आप दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, व्हाई डू वी हैव टू गो टू सच एक्सट्रीम्स? दो तीन वजूहात है। एक तो देखिए, किसी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है तो उसको अपनी पॉलिसी गाइडलाइन इस तरह अगर वो देते हैं कि उनकी स्टेट एक तरफ जा रही है और वो किसी दूसरी तरफ चल पड़े, तो मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। एक ये एम्बिग्विटी पैदा कर रही है। दूसरा, जो बातें जो चीजें आपने नईम हैदर पंजोता साहब की स्टेटमेंट भी सुनी होगी, वो कहते हैं कि जी अगर आप दूसरे मुल्कों में हाथ मारते हैं, वहां पर आप शरारतें करते हैं, तो फिर आपको अपने मुल्क में ये सारी चीजें भुगतना होगा। उस मौके पर कहा जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, तो ऐसे हालात में जब 19-20 हजार सोशल मीडिया अकाउंट्स जो माजी में पीटीआई की कैंपेन चलाते थे, गोली क्यों चलाई जैसी कैंपेन, कैदी 804 की कैंपेन, फलां कैंपेन, 26 नवंबर फाइनल कॉल, आज वो बीएलए की सपोर्ट में खड़े थे। तो ये सारी चीजें जो है ये चीजों को एम्बिग्विटी में डाल देती हैं। तो मेरे ख्याल में हर बंदे को अपनी पोजीशन वाजे कर, हम नहीं कहते कि पीटीआई जो है तो ये कोई मुहब्बे वतन जमात नहीं होगी, लेकिन कुछ चीजें, कुछ इनके मुंह की स्टेटमेंट, कुछ इनकी सोशल मीडिया, कुछ अली अमीन गंडापुर की वो मुंह से निकली हुई बातें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे जवाब दे, अगर आप मिला ले अगर आप मिला ले तो बहुत सारी मशकूक चीजें जन्म लेती हैं। कंवल शोजब साहब, गिला इस बात का जी, मौका महल देखे बगैर बात की जा रही है, ये मौका नहीं था इस किस्म की बात करने का। स्टेट अगर एक फैसला कर रही है तो बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस उन्हें स्टेट के साथ खड़े होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मंसूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, मैं फर्दन सब बातों का जवाब दे देती हूँ। मंसूर, देखिए आपने 2022 तक देखा कि इस मुल्क में दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई और उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का ही वो क्रेडिट था। ज़रबे अज़ब हुआ, उससे पहले वाले भी जितने मामलात हुए आपको भी याद है, मुझे भी याद है, ITPs थे, पेशावर में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। हमारी पीपल्स पार्टी की उस वक्त गवर्नमेंट थी और वो आके दंदनाते हुए आए थे और उठा कर ले गए थे उसामा बिन लादेन को। ये सारे मामलात मैंने और आपने बड़ी अपनी आंखों से विटनेस किए हुए हैं। लेकिन ज़रबे अज़ब की कामयाबी में अवाम की शमूलियत शामिल थी। जब तक अवाम साथ शामिल नहीं होगी, अवाम राज़ी नहीं होती है, आप इस तरह के ऑपरेशंस नहीं कर सकते। और मैं डिफेंस कमेटी की मेंबर रही हूँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पिछले जो ये अफगान पॉलिसी से रिलेटेड जब भी एक्शन लेना था, इन कैमरा सेशन 8.5 घंटे का जनरल बाजवा साहब ने बुला के किया था, उसमें ये तमाम जमातें मौजूद थी, मैं भी वहाँ मौजूद थी, और स्टेटमेंट्स या सारी पॉलिसी वहाँ से आ रही थी। तो इस तरह के बयानात देना, ये इस वक्त मैं समझती हूँ कि एक गैर ज़रूरी बयानबाजी है। और अली अमीन साहब अपने सूबे के बारे में बेहतर जानते हैं, उसकी डायनामिक्स को जानते हैं, उनको बहुत थ्रेट है उनके ऊपर।
बड़ी शदीद थ्रेट है। लेकिन देखिए वायलेंस से कभी भी वायलेंस जो है वो कम नहीं होता, बढ़ता है। तशद्दुद से आप तशद्दुद को बढ़ाते हैं। आपको जब भी कोई पॉलिसी बनानी है, कोई भी बात करनी है, अगर नेशनल लेवल की पॉलिसी बनेगी बगैर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए, हकाइक को जाने बगैर कैसे आपने उठाकर एक पॉलिसी बना के और उसको थोपने की कोशिश कर रहे हैं? आपको लेना पड़ेगा ना ऑन बोर्ड। देखिए मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, हमारे पास ये इसके ऊपर पूरी रिसर्च आती रही है कि अफगानियों को आपने आज तो नहीं बिठाया यहाँ, 40-50 साल से बिठाया, उनकी तीसरी नस्लें यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस लाइन का जिक्र इख्तियार वली साहब कर रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने जिस वक्त बाढ़ लगाई थी उसमें इनको कितने सारे मसाइल का शिकार हुआ था। पीटीआई वाहिद वो हुकूमत और जमात थी जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही थी कि दहशतगर्दी को भी कम किया जाए और इस लाइन को वेल डिफाइन किया जाए। तो हकाइक को मस्क करना इस वक्त मेरा ख्याल है कि सही नहीं है। और BLA का या जो बलूचिस्तान में वाक़यात हुए हैं, ये एक आग बड़े अरसे से सुलग रही थी जिस पे अलार्म बेल बजाई जा रही थी। आपने शुरू में अपने बयानिए में इब्तदाइये में कहा कि अख्तर मेंगल साहब को ऑन बोर्ड करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि तमाम बलोच आपके जो सरदार हैं वहाँ पर जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपको उनको इस वक्त ऑन बोर्ड करना चाहिए। आपको KP में जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आपके ओपोनेंट्स हैं चाहे वो आपके फेवर में, उनको बिठाएं, तभी आप कोई कौमी कॉन्फ्रेंस या कौमी डायलॉग कर सकते हैं। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात की, देखिए वो पूरे मुल्क के सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं। और अगर आप दहशतगर्दी की कोई डेफिनेशन नहीं बना रही है जो कि बन गई है, तो आप सिर्फ, मैं इतना यहाँ पर कहूँगी कि आप सिर्फ जो है ना तमाम दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वहाँ से एक रिकॉर्ड निकलवा लें, चेक करें कि वहाँ PTI के कितने दहशतगर्दों को वहाँ रोज़ बुलाया जाता है और असली दहशतगर्द कितने पकड़े जाते हैं। अच्छा। तो मंसूर बड़े अदब के साथ सिर्फ इतना कहूँगी कि जनाब अगर आपने मर्ज का इलाज करना है तो पहले मर्ज की सही तशखीस करें, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन करें। ये पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं वही मर्ज का आपको बता सकते हैं। इसमें क्या करें? आप तशखीस इमरान खान साहब को बुलाया जाए, में सुन लें और फिर आप सर्जरी करनी है। नहीं, देखिए अगर आपने सर्जरी करनी है तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी ना, पैनाडॉल तो नहीं दे सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या उसमें इमरान खान साहब को बुलाया जाए? बिल्कुल बुलाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का रास्ता बंद करने के लिए तो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग बुला ली है। अच्छा चले, अगर लोग जो है वो अगर हम इस तरफ आते हैं, लेकिन अगर सवाल सुन लीजिए, आखिरी जुमला कहूंगी कि अगर आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब जाके हेरिटेज की, पंजाब हेरिटेज की कोई अथॉरिटी बना के उसकी पब्लिकेशंस कर रही हैं, सदर जरदारी साहब जो है वो पोलो का मैच अटेंड कर रहे हैं, इमरान खान साहब से हमें इनकम्युनिकाडो किया हुआ 5 हफ्ते से उनसे कोई मिल नहीं सका। ये कौन सी सीरियसनेस है और इसमें कौन सा डायलॉग होगा कि गोंगलुओं से मिट्टी उतारनी है वे बिस्मिल्लाह करें, जितने मर्जी सेशंस कर लें, लेकिन याद रखें कि जहां सर्जरी की जरूरत है वहां पैनाडॉल देंगे तो दर्द शायद 2 घंटे के लिए कम हो जाएगा, लेकिन जब वापस आएगा तो बहुत ज्यादा शिद्दत से आएगा। अच्छा, वैसे ये आपने जो अभी कहा कि जी खान साहब के साथ भी जो है उनको शामिल करना चाहिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, अब महसूस होता है कि जब आप लोगों की अपनी हुकूमत थी तो आप लोगों ने कितनी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी, या इमरान खान साहब ने उस वक्त कितने को नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, इनके साथ एंगेज करने की कोशिश की थी, या इकट्ठे एक कमरे में बैठ के उनसे मुखातिब हुए थे? वो तो उस ब्रीफिंग में भी नहीं बैठते थे जिसमें इन लोगों को बिठा के जो है वो उस वक्त के आर्मी चीफ ब्रीफिंग दिया करते थे। देखिए मंसूर, ये 2022 तक आप जरा मुझे कोई इस तरह का वाकया उठा के दिखा दें। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने खौफनाक वाकयात नहीं हुए जो अब हो रहे हैं। अटैक हुआ था आपके ऊपर, हमारे मुल्क की सालमियत पे खतरा आपके ऊपर अटैक हुआ था, अभिनंदन ने अटैक किया था, उस ब्रीफिंग में इमरान खान साहब ने साथ बैठने से इनकार कर दिया था। आर्मी पब्लिक का वाकया हुआ, इमरान खान ने अपना धरना खत्म किया, जाके बैठे, दर्जनों लोगों जाकर को मारा बैठे। गया था। बनु जानी एक मिनट इख्तियार वली साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू, मेरी बात सुन लें। देखिए आर्मी पब्लिक का वाकया हुआ, आर्मी पब्लिक का वाकया हुआ, धरना बंद करके जाके बैठे। और इस तरह जब ये जो क्लोज कैमरा, इन कैमरा जो मीटिंग ब्रीफिंग हुई थी उसमें सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, सबकी बात सुनी गई। और आपको शायद याद होगा कि ये जो जिनको सारे आज बड़ी बात करते हैं, मंजूर पश्तीन की जो जमात है, उसके जो 2 इंडिपेंडेंट्स जो इलेक्ट हुए थे उसका बिल हुकूमत की तरफ से पेश किया गया था, जिसको अपोज किया था उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। दोनों ने जाके खान साहब से मुलाकात की। तो ये इल्ज़ाम तराशी का तो मेरा ख्याल है इस वक्त नहीं है। और जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अगर मैंने जिस तरह पहले का, मैं वही बात कहूंगी कि मर्ज की तशखीस ठीक करें, उसके बाद इलाज होगा। अच्छा, मर्ज की तशखीस हम अतर साहब से करवाते हैं, हो सकता है इनके पास मर्ज को आइडेंटिफाई करने की ये सलाहियत हो। अतर साहब, मर्ज क्या है सर? ये मर्ज इससे ठीक हो सकता है कि अगर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो और उसमें इमरान खान साहब को बुलाया जाए, उससे मर्ज का इलाज हो जाएगा?
ये एक तो इख्तियार वली साहब मेरे भाई हैं, वो मुझे उनकी तस्वीर तो नजर नहीं आ रही, लेकिन उनकी हंसने की मुस्कुराने की आवाज आ रही है, और मुझे खुशी हुई कि इतने अरसे के बाद इख्तियार वली साहब के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई। वैसे तो उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, लेकिन यही मर्ज है, यही मर्ज है मंसूर साहब इस मुल्क का। मर्ज ये है कि इख्तियार वली जैसा बंदा जो 90 की दिहाई से नून लीग में गिरफ्तारियां भी दे रहा है, मारे भी खा रहा है, वो बेचारा जो है कोऑर्डिनेटर बनता है। आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैं समझा अतर भाई, मैं ये समझा आगे आप ये कह रहे हैं कि मर्ज ये है कि इख्तियार वली को कोऑर्डिनेटर बना दिया। मैं समझा आप ये कहने लगे कि ये मर्ज है। मर्ज ये है कि जो हकीकी जमातों के अंदर लोग होते हैं, हकीकी अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उनके कोई पूछता ही नहीं है। परवेज खटक साहब जिनके ऊपर बैठ के यहाँ पे सारा बयानिया बनता था, मालम जब्बा राजी स्कैंडल, BRT, आज वो परवेज खटक मशीर है हमारे वजीर आजम का, लेकिन वो इख्तियार वली वो जो जेलें काट रहा था और जिसकी उंगलियां थोड़ी चलती, उस बेचारे को कोऑर्डिनेटर बनाए। तो अब मेरे दोस्त है मुझसे नाराज होंगे, मैं इस तरह की बात करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे यही होता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। यही हमारा यही मर्ज है कि जो चीज जिसने करनी होती है, जिस तरीके से चीजों को लेके चलना होता है, उस तरह चला नहीं जाता। बाकी बात ये है कि जी सेंटर के अंदर क्या हो रहा है या वफाक क्या करना चाहता है। देखें, रियासत जो भी फैसला करेगी, अली अमीन साहब भी उसका पार्ट हैं। अब इख्तियार वली साहब अगर कोऑर्डिनेटर बन गए हैं तो कोऑर्डिनेटर ही सिर्फ रियासत नहीं है, वजीर आला एक सूबे का वो भी पार्ट ऑफ रियासत है। अगर वो उसके अंदर अपनी इनपुट दे रहा है तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि उनकी क्या इनपुट है। अगर किसी और सूबे का वजीर आला कोई इनपुट दे रहा है वो भी आपको सुननी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें ना, हमें देखने की ये जरूरत है कि अचानक इस तरह के वाकयात में इजाफा क्यों हुआ, क्या वजह है, क्यों मुल्क दुश्मन फायदा उठा रहे हैं। और इसके ऊपर जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, मुझे ये लगता है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी जो हो रही है कौमी सलामती के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शिरकत करेगी, लेकिन उसके अंदर भी ये बहस हुई कि इमरान खान साहब से भी मुशावरत की जाए, उनसे बात करके फिर इसमें शिरकत की जाए। तो इस मौके के ऊपर तो तमाम सियासी क़यादत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एंड ऑफ द डे ये सारे पाकिस्तानी हैं, सारी सियासी जमातें हैं, और इन्होंने इसका हल निकालना है। इख्तियार वली साहब, ये बड़ी वैसे इंपॉर्टेंट बात है अतर साहब जो कह रहे हैं कि जिस सूबे के हवाले से, जारी बात है दो सूबे इस वक्त अफेक्टेड हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का, तो वो सूबा जिसके अंदर एक सियासी जमात की हुकूमत है और उसके जो बानी चेयरमैन है वो अंदर हैं, जब तक उनसे आप कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं खोलेंगे या बातचीत नहीं करेंगे तो ये मामला किस तरह रिजॉल्व होगा? अच्छा मंसूर भाई, आप अतर काजमी साहब से अब जब भी मरज की बात करेंगे ये अपनी गरज की बात शुरू कर देंगे। इन्होंने अपनी गरज की सारी बातें कर ली, मरज पे इन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। अच्छा, जो आपने सवाल किया ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, उसके बारे में अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। फैसला अभी होने जा रहा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो, पार्लिमानी कमेटी हो, उसकी मीटिंग बुलाई जाए तो उसमें जाके फिर बात होती है। अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अभी मीटिंग भी मिली भी नहीं है, वो अभी बैठी भी नहीं है, और एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपनी पॉलिसी लाइन दे दे कि हमने तो इस रास्ते पे चलना है, तो फिर मुझे बताइए यहाँ पर अब किसके कांधे पे बोझ आता है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी कौन इसका मुजाहरा कर रहा है? तो अगर ये कहूं, अभी इससे पहले इन्होंने बात की, ये टेररिज्म तो जब APS का वाकया हो गया था और 150 बच्चों को शहीद कर दिया गया, तो उससे ज्यादा बच्चों को, तो ज़रबे अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ। उसके बाद फिर एक लंबे कोर्स ऑफ एक्शन के बाद, एक लंबे जद्दोजहद से गुजरने के बाद कितने हजारों लाखों लोग डिस्प्लेस हुए, अपने घर बार छोड़कर उनको ऑपरेशन की वजह से जाना पड़ा। फिर अमन बहाल भी हुआ और मुल्क के चारों कोनों में अमन के झंडे लहराए गए। ये दोबारा टेररिज्म को स्वात के रास्ते और काशगर के रास्ते जुनूबी वजीरिस्तान में ये कौन लेकर आया है? क्या ये PTI की हुकूमत नहीं थी? 5000 खानदानों को यहाँ पर दोबारा आबाद नहीं किया गया था? 5000 फैमिलीज मीन्स कितने नंबर के लोग हो जाते हैं? ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और बाकायदा वो लोग जो वांटेड लोग थे उनको यहाँ पर दोबारा लाया गया। तो ये तो इंपोर्ट करके लाए हैं। इन्होंने तो माजी में खुद ये कहा था कि हम इनको दफ्तर भी देते हैं, घर भी देते हैं, लॉजिस्टिक भी देते हैं, मतलब सारी सपोर्ट देते हैं। लेकिन खान साहब इस तरह तो आपके लीडर्स भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। आपके अपने इस मौजूदा वजीर आज़म माजी में बयान दे चुके हैं कि जनाब
हमारे पे तो कम से कम हमले मत करें, मतलब पंजाब के ऊपर तो हमले मत करें। ये तो आपके लीडर भी बयान इस तरह के दे चुके हैं। गलतियां तो सबकी तरफ से मेरे लीडर के बयान को आप उठा के देख लें कि उसका कॉन्टेस्ट क्या है। मंसूर भाई, आधी आयत हम जब भी पढ़ेंगे उसका तर्जुमा गलत ही निकलता है। हम तो ये कहते हैं कि पीटीआई के और इनके मरासम जो हैं वो पहले दिन से ही मशकूक हैं। अगर यही बात थी तो आज देख लें कि अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी भी नहीं है और अली अमीन साहब ने अपना अलग रास्ता दे दिया है। आप फिर भी देख लें, हम नहीं कहते, मैं तो फिर भी कहता हूं कि जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं सबको एक साथ बैठना चाहिए। जब जंगल में आग लग जाती है। दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जाहिर बात है अभी गंडापुर साहब जो हैं वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं सारे मामले के अंदर। मैं दोबारा ये कहूंगा, मैं अगर वो ये राय रखते हैं कि भाई इस तरह करने से चीज़ें एस्केलेट कर जाएंगी, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की एक से तो है, वो उसकी एक इंपॉर्टेंस तो है, आप उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल आपने ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर, ईस्टर्न फ्रंट पे अगर इंडिया है, वहाँ पे वाघा के ऊपर वो बॉर्डर एरिया अगर हॉट होता है तो मरियम नवाज बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आपको उनसे राय लेनी पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन वो हैं चीफ मिनिस्टर। अली अमीन गंडापुर की या पीटीआई की जो स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ इससे ज्यादा इसमें मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। मेरा सूबा है, मैं इनकी मोस्टली सारी जो लीडरशिप है वो मेरे सूबे से, ठीक है, और मैं जानता हूं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बख्शी कराना चाहते हैं, अपने ताल्लुकात उनके साथ बनाना चाहते हैं कि ये महफूज रहें, बाकी सारा मुल्क जाए भाड़ में। इस तरह नहीं होता, इस तरह हो नहीं सकता। अभी कोई पॉलिसी बनी है? नहीं बनी। मैं समझ गया। तो आपका एतराज ये है कि पहले ये बात क्यों की है? मैं आपका एतराज, आपका एतराज, ये लोग अपने मरासम वहां पर, ये अपने मरासम वहां पर ठीक रखना चाहते हैं, ठीक, और इनकी कोशिश है कि ये बाकी लोगों को। कंवल साहब, उनका कहने का मकसद ये जी, अभी नेशनल कमेटी का ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना था, उससे पहले इनको इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए। एक पॉलिसी स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है? देखिए, पहले तो ये मर्ज की बात हो रही थी, तो मैं मर्ज मैंने कहा था, तो मैं आपको उसका आगे थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर दूं। अगर आवाम की तर्जुमानी नहीं होगी, इवन पार्लियामान में भी अगर जिस तरह इलेक्शंस पे हमें एतराज़ है कि फॉर्म 47 के थ्रू लोगों को लाया गया है और नॉन रिप्रेजेंटेटिव लोग बैठे होंगे, तो वो फिर जी हजूरी तो करते हैं। जहाँ तक आप अली अमीन साहब की बात करें, उन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हकाइक बताए, उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बताई है और वो एग्जेक्टिव का हिस्सा है। जो भी आपकी बातचीत होती है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई मीटिंग होती है, सीसीआई की मीटिंग होगी, कोई और आपने डिसीजंस करने, वो उसका हिस्सा रहेंगे और उसका हिस्सा होंगे तो ही बात हो सकती है। इसलिए अगर आप कोई नेशनल कंसेंसस डेवलप करना चाहते हो, जिस मुतलका सूबे से बात के मुतालिक आप पॉलिसी ला रहे हैं कि वहाँ अगर आपने कोई ऑपरेशन स्टार्ट करना है, तो जब तक आप उस सूबे की आवाम के जो रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं करेंगे तो वो तावन नहीं मिलेगा। देखें मंसूर, मैंने जैसे जिक्र किया था, मैं डिफेंस कमेटी की मेंबर थी, वहाँ पर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस दौर के जो थे बाजवा साहब ने इस बात का इकरार किया कि हमारी जो फौज होती है या हमारे लोग होते हैं वो इस तरह की दहशतगर्दी की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए वो ट्रेंड नहीं थे। बाद में जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उसकी ट्रेनिंग की, लेकिन इस ट्रेनिंग के बावजूद भी जब तक अवाम उस इलाके की या उस जगह की तावन ना करे तो अकेली सिक्योरिटी फोर्सेस इस चीज़ को इनकाउंटर नहीं कर सकती। आप देखें कितनी लोगों ने जो है वो कुर्बानियां दी हैं। ये खुद अभी इख्तियार वली साहब बता रहे हैं कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे, ये कॉपरेशन नहीं थी तो और क्या थी कि अगर गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये जगह छोड़ दें, यहाँ पे हमने ऑपरेशन करना है, लोगों ने तावन किया है और फिर अगेंस्ट जो पहले देखें लोग सहूलतकारियां करते थे, सहूलतकारों को कैसे आइडेंटिफाई किया गया, ये पूरी एक मैकेनिक्स है, ये पूरा एक सिस्टम है जिसको इम्पोज किया गया, तब जाके आपको सक्सेस। कंवल साहिबा, जो अदम एतमाद नजर आ रहा है ना, अदम एतमाद, एक मिनट दीजिए मुझे आई हैव टू मूव ऑन। देखिए खान साहब ने तो मेरा सवाल ले लीजिए। एक्चुअली जो बदइतमादी नजर आ रही है वो आपके बयानात या आपके एक्शंस के ऊपर जो है उनको एतराज नजर आता है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये आप लोगों का एक वर्कर है हैदर सईद, अंदाजा है आप जो बात कर रहे हैं, हैदर सईद आपका एक वर्कर है जिसे FIA ने, साइबर क्राइम विंग ने उसे अरेस्ट किया। अब जो कुछ उसने कहा हुआ था, होना तो ये चाहिए था कि आपकी जमात को इस पे एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए था, अपने आप को डिसएसोसिएट करना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि उसने जो कुछ लिखा है वो गलत लिखा है। रादर आप लोगों की पार्टी के लोग इंक्लूडिंग आपकी सोशल मीडिया टीम जो है इस हैदर सईद के हक में खड़ी हो गई कि जनाब बड़ा गलत किया है, इसको क्यों उठाया गया है, इस तरह ये नहीं उठाया जाना चाहिए था। हैव यू रेड उसने लिखा क्या हुआ था, आपने पढ़ा है वो?
मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इस हैदर सईद वाली बात पे भी आ रही हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट पहले दीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि 2022 के बाद से लेके अब तक अलार्म बेल रेज की गई, चाहे मुराद सईद साहब की तरफ से की गई हो या इमरान खान साहब ने तो बड़ा वाजे कहा कि ये दहशतगर्दी एक्सट्रीमिज्म इस साइड पर बढ़ी है, प्लीज इस पे फोकस करें। तीसरी हुकूमत तो इनकी है ना, अब इनको इस चीज को रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये इनकी हुकूमत है और इन्होंने मिजरेबली ये फेल हुए हैं इन सारे मामलात को टाइमली एड्रेस करने पे, नंबर 1। नंबर 2, आपने हैदर सईद की बात की, आप उसी की टाइमलाइन पे जाएं, आपको नाम लेकर, मेरे समेत नाम लेके पीटीआई की तमाम जो इस वक्त बैठी हुई लीडरशिप है, जो ओहदेदार भी हैं और जो पॉलिटिकल कमेटी के या कोर कमेटी के मेंबरान हैं, उनको कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट मिले हुए, मुझे मिलते रहे हैं, निकम्मेपन के सर्टिफिकेट मिलते रहे हैं, बुज़दिलाना जो है हमारे रवैये के मिलते रहे, इमरान खान से गद्दारी के हमें सर्टिफिकेट इसी अकाउंट से आपको नजर आएंगे। बात ये नहीं है कि हम उसने जो कहा है उसको हम मान रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है कि तरीकेकार गलत था, आप उसको अरेस्ट कर लें, वो पाकिस्तानी है। मैं दोबारा 1 मिनट कवल साहबा 1 मिनट, वो उसका इतना एक्सेस है कि वो अलीमा खान साहबा के पीछे खड़ा हुआ है, उनके साथ तस्वीरें खिंची हुई, उसका इतना एक्सेस है कि वो इमरान खान की बहन के आसपास आके खड़ा हो सकता है। मैं 1 मिनट, लिसन टू मी, आपने 1 मिनट सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए और वहीं पे मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ा है कि उसको किस चीज के ऊपर अरेस्ट किया गया? आपने FIR पढ़ी है कि उसने लिखा क्या हुआ है? मुझे तो क्योंकि वो काफी अरसे से बहुत कुछ सुनाते रहे ट्विटर पे और मेरे ऊपर गद्दारी के बहुत बड़े बड़े फतवे उधर से, तो वो बदतमीज आदमी है ना, फिर वो बदतमीज है कि वो लोगों पे गद्दारी के फतवे लगाता है, वो बदतमीज है। देखें, उमर अयूब साहब इद्दत केस के लिए आए थे, इन्होंने वहां उनके साथ बहुत सख्त बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद मैं सिर्फ मंसूर ये कहती हूँ, बतौर पाकिस्तानी आपके राइट्स हैं, उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि किसी के घर में रात को या दिन में इस तरह रेड्स नहीं होनी चाहिए। आप पहले FIR काटें, फिर आप उठा लें। बेशक मैं आपसे तीसरी दफा पूछ रहा हूँ कवल साहबा, मैं तीसरी दफा आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पढ़ा है कि उसने ट्वीट क्या की थी? आपने FIR में पढ़ा कि किस ट्वीट के चक्कर में ये केस बना? मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि लेट मी रिपीट मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फतवे होते हैं पूरी पार्टी के ऊपर। नहीं, आपकी पार्टी के अंदर फिर ये फ्लॉ है, अपनी पार्टी को ठीक करवाइए, अपनी पार्टी को समझाइए कि किसके साथ खड़े होना है और किसके साथ नहीं होना। और इन लोगों को जो है ना, वो शऊर के नाम के ऊपर जो है हर बात पे नहीं खड़े हो जाते। मैं पढ़ देता हूं उसने लिखा क्या हुआ है, जरा मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। उसने लिखा है, सिर्फ एक ही हल है, वो है बगावत और इनकलाब। 7 लाख में से चंद हजारों को बगावत करनी पड़ेगी और साथ साथ अवाम को इनकलाब लाना पड़ेगा। इसके लिए कोई और हल नजर नहीं आ रहा। बगावत करो अपने मुल्क की बगा की खातिर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। मजे सिर्फ सीनियर्स लेते हैं, मरते तुम छोटे हो। ये क्या बातें कर रहा है? ये फौज में बगावत करवाना चाहता है ये। देखिए जी, मैं अब उनकी स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, मैंने तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि हमारे तमाम लीडरशिप पे जितने गद्दारी के फतवे आए हैं, वो अगर आप उसी अकाउंट को दोबारा जाके देख लें तो आपको नजर आ जाएंगे। टू दी एक्सटेंड के उमर अयूब साहब के ऊपर अटैक भी हो गया था कोर्ट से बाहर निकलते हुए, बट स्टिल मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके तहत लोगों को अगर आपने उठाना भी है, किसी एतराज भी है, तरीकेकार ये ठीक नहीं है कि आधी रात को रेड्स किए जाएं या सहरी के टाइम रेड्स किए जाएं। आप बेशक उठाएं, इंक्वायरी करें। अच्छा, आप कवल साहब, आप गलत बात है वो आप बता दें कितने बजे उठाना चाहिए? सही बात है, आप बता दीजिए कितने बजे रेड होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ये मैसेज भी FIA को पहुंच जाए कि जनाब इतने बजे रेड किया करें। बताइए। देखें मंसूर, कम से कम सुबह 3 बजे 4 बजे लोगों के घरों में जाके तोड़फोड़ करने की बजाय चार दीवारी की पामाली नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ चाहे वो गद्दारी के फतवे दे रहा है, चाहे वो बगावतें करवा रहा है, वो बच्चा बुच्चा कोई नहीं है वैसे। बाय द वे कवल साहब, बच्चा बुच्चा कहना छोड़े, उसे बच्चा नहीं है, पूरा भाई है वो, 18 साल से ऊपर का है, उसको सब पता है वो क्या लिख रहा है और क्या नहीं लिख रहा। इतना चूचा काका नहीं। अगर वो आपके ऊपर जो है वो गद्दारी के फतवे लगा रहा है, वो चूचा काका नहीं है वो। चलें, आप मुझे तो आदत है, मैं बच्चे सारे ही बड़े भी बच्चे ही नजर आते हैं, बट एनी हाउ मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि देखिए, रियासत के अपने असूल हैं, कवानीन है और हम उसको क्रॉस नहीं करते। अतर साहब, हमारी वो डिफाइंड लाइंस हैं, हम उसको क्रॉस नहीं मैं करते। अतर साहब से रहनुमाई लेता हूं। अतर साहब, देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ, उनमें देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं इनके बयान देख रहा था, शेख वकास अकरम साहब ने कहा नहीं, हमारी ऑफिशियल टीम का तो हिस्सा नहीं है। ये बड़ा आसान तरीका होता है इन लोगों के, तमाम सियासी जमातों के लिए। मैं नून लीग के हवाले से भी कहूंगा, इनके चंद ऐसे वो लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। एक्चुअली नहीं है, ये सारे खुद से खुद एक्टिविस्ट बने हैं मंसूर। ये हमारी ऑफिशियल टीम के, या हमने इनको पहले कभी पार्टी के साथ नहीं देखा था। मैं तस्वीरें दिखाऊं, मैं तस्वीरें दिखाऊं अलीमा खान साहबा के साथ किस तरह खड़ा हुआ है वो, मैं दिखाऊं वो तस्वीरें।
तस्वीर का आपको मैं दूसरा रुख बता दूं, हम जब असेंबली से निकलते थे ना तो कई लोग हमारे साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। जब कोई खड़ा होता है पीछे आके लोग खड़े होके तस्वीरें खिंचाते हैं। और इनकी वालदा जेल गई थी, जेलम में उस वक्त अलीमा खान भी जेल में थी, तो वो उधर एक ही सेल में थी सारी। अच्छा, इसीलिए दोस्ती होगी। चले अतर साहब, ये आप यू एग्री विद दिस कि एक फंडामेंटल फ्लॉ है, इनको समझ नहीं आती कि किसके लिए आवाज उठानी है और किसके लिए नहीं उठानी। मतलब ये जो मैंने ट्वीट पढ़ी है, ये किस किस्म की ट्वीट है? ये देखिए, इसमें बिल्कुल एक बेसिक सी चीज है। कोई भी शख्स आइन और कानून के खिलाफ बात करता है, अब अगर कोई आवाज उठाने में भी ऐसी बात कर रहा है जहां पे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें जो सिचुएशन है उसको हमें टोटलिटी में देखना पड़ेगा मंसूर साहब। मसला यह है कि हम ए पॉइंट से शुरू नहीं कर सकते। जो 2-3 सालों के अंदर होता रहा है, चीजें इस नहज पे क्यों पहुंच रही है, उसके ऊपर भी ऐसे सियासतदान इन हमारे लीडरान को देखना पड़ेगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सारी सियासी जमातों के बहुत सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं, कोई कहता है, कोई आपके खिलाफ दुश्मन तराजी करता है, आप जाके देख लें। यहां तक तो एक वाहिद ऐसी लीडरशिप भी है जो उन अकाउंट्स को बाकायदा फॉलो कर रही होती है, जो अकाउंट्स मुझे गालियां दे रहे होते हैं। लिटरली मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं कि जनाब जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं उनको एक जमात की लीडरशिप माशाल्लाह फॉलो कर रही है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, कोई लीडरशिप वो जान के तो नहीं करवाती होगी। अब हर किसी का मुंह तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों ये अथर भाई, ये जो आपने कहा ना, हर किसी का मुंह कंट्रोल नहीं कर सकते। गालम गलोच, एक इख्तलाफ राय, बुरा लगना, किसी को अथर काज़मी बुरा लगता है, किसी को मंसूर अली खान बुरा लगता है, या कपिल जोसेफ या इख्तियार वली साहब बुरे लगते हैं। आई डोंट माइंड दैट। करें, एक्सप्रेस करें, खुल के करें, कहें। वो मेरे शो में आई थी ना वो लड़की जो कहती थी जी वो मैं मरियम नवाज का इश्तिहार देखती हूँ तो मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, उसकी मर्जी है भाई, वो नहीं पसंद करती, उसकी मर्जी है। बट एक्चुअली आस्किंग और प्रोवोकिंग समवन कि जी आप जो है वो बगावत कर दें फौज के अंदर, यार ये तो अब उस जुमरे में नहीं आता ना, खुदा के लिए। मतलब इसको उसके साथ कंपेयर तो मत किया करें। नहीं, बिल्कुल उस उम्र में नहीं आता। मैं कोई भी ये नहीं कह रहा, वो ये मैं कह रहा हूं कि जो शख्स आइन और कानून के खिलाफ हरकत करता है। अब हमारा केस क्या है यहाँ पे, मेरा आपका हम सब का केस ये है कि जी ये एक बंदा है, इसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। अब इसके खिलाफ क्या होगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी ना। अब कानून की खिलाफ वर्जी जो भी करता है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये तो नहीं हो सकता कि हम ये फिर कह दें कि जी आप आइन मुअत्तल हो गया। एब्सोल्युटली एग्रीड। बाय द बुक चलना पड़ेगा। पकड़ हम कमल जोसेफ को लें तो ये तो नहीं हो सकता। नहीं, बाय द बुक चलना चाहिए, बिल्कुल बाय द बुक। और अगर आप बाय द बुक भी, मैं अक्सर ये कहता हूं कि कानूनी मामला को भी गैर कानूनी तरीके से अगर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नाइंसाफी होगी। छोटा सा मैं जुमला ऐड करना चाहूंगा, देखिए ना, कानून को किस नहज पे पहुंचा दिया है इन हुक्मरानों ने। इमरान खान साहब से को कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वीडियो लिंक के जरिए पेश करें इस वीकेंड के ऊपर, नहीं किया, जाती हैसियत में नहीं किया गया। सरदार एजाज इसाक साहब हाई कोर्ट के जज ने कहा कि मैं एक रुकनी कमीशन बना रहा हूं, मेरी लॉ क्लर्क जो है बंगेज साहिबा वो जाएंगी, वो गई। उसी अडयाला जेल के जेलर के सामने फैसला हुआ, उन्होंने 3 घंटे इंतजार करवा के वापस भेज दिया, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी मुल्क की हाई कोर्ट कोई उसका ऑर्डर ही ना माने, उसका ऑर्डर ही ना माने? बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, चीजें इस नहज पे पहुंच रही है ना, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक ब्रेक के बाद इख्तियार वली साहब के सामने ये सारी चीज रखेंगे कि अगर एक साइड से गलती हो रही है, दूसरी साइड भी जो है वो अपनी गलतियों पे गलतियां करती जा रही है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले अतर काज़मी साहब इशारा कर रहे थे कि जनाब कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। अगर कानून की बात करते हैं, अगर ऑपोजिशन या पीटीआई की तरफ से गलती हो रही है तो हुकूमती साइड से भी देख लीजिए, वहाँ पे जज साहब ऑर्डर करते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जज के ऑर्डर को जो है वो रद्द कर दिया जाता है। इख्तियार साहब, इसका अगर लाकानूनियत आएगी, सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी हुकूमत को होगा, आपके ओहदेदारों को होगा, अगर कानून को आप फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा मंसूर भाई, अथर जो है मेरे आपके हम सब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और बड़े कोहना मश्क जर्नलिस्ट हैं। मेरी इनसे गुजारिश होगी कि मतलब हमेशा एक साइड पे एक बंदे की तारीफ में दूसरी सारी दुनिया को ये तुन के रख देते हैं, उनकी तनकीद करते रहते हैं। चले आपका हक है, लेकिन गुड गवर्नेंस अगर आप सिर्फ इमरान खान के केसेस में ही उठा लें और उसी को बिठा लें और उसी को लिटा लें तो ये गुड गवर्नेंस पे बात और हुकूमत की पॉलिसी पे बात नहीं हुई। मेरे ख्याल में आपको थोड़े से ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना होगा चीज़ों को, और बीइंग अ गुड जर्नलिस्ट आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं
कि फला दौर में इस तरह हुआ था, वो गलत था, आज इस तरह हो रहा है, ये गलत है, ये काम ठीक हुआ था, आज ये काम ठीक हो रहा है। देखिए अभी ये बात हो रही थी ये हैदर सईद की, मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था। मैं फिर कहता हूँ, किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट ना मुझे बांटने का शौक है, ना मुझे कोई इख्तियार हासिल है, लेकिन यही बातें होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मैं तो आम लोगों में उठता बैठता हूँ, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, आज पीर का दिन है, मैं अपने हल्के में हूँ और यहाँ बैठकर मैंने एक ही बात सुनी है जो कॉमन लोग हमसे सवाल करते हैं कि अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा ले, और BLA का जो उन्होंने जब जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया था, अगर लोगों को यरगमाल बना लिया था, उस वक्त PTI की सोशल मीडिया सब लोग जानते हैं कि ये अकाउंट किसका है। आप उसको कहें 100 बार कह दे कि ये हमारे ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये अकाउंट आपकी सपोर्ट में बोलते रहते हैं। वो 19-20 हजार अकाउंट वो जब उस वक्त इंडिया के साथ खड़े थे, उनकी बोली बोल रहे थे, उनकी मीडिया को सपोर्ट कर रहे थे, ये आपके BLA को सपोर्ट कर रहे थे, आपके फौजी जवानों को उन पे लान तान कर रहे थे, शोहदा की शहादत पर ये तोहमतें लगा रहे थे। तो ऐसे हालात में फिर सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। मुझसे अपने हुजरे में बैठे हुए लोगों ने सवाल किया कि क्या ये जो BLA जैसी तंजीमें हैं, ये PTI का अस्करी विंग है या इन जैसी तंजीमों की PTI जो है तो ये उनका सियासी विंग है। तो ये सवाल फिर उठते हैं। नहीं, लेकिन इख्तियार साहब आप ये नहीं कह सकते मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अगर आपकी इजाजत हो एक लाइन ऐड कर दूं। करें सर, करें अतर भाई, करें आप करें। इख्तियार भाई सिर्फ एक बात, यहीं पे इसी मुल्क के अंदर कुछ सहाफी खबरें देते होते थे कि मियां साहब की जो शुगर मिल है उसमें इंडिया के इंजीनियर आ गए, रॉ के लोग आ गए, इस तरह के गद्दारी की बातें करते थे। हम उस वक्त भी उनको ये कहते थे भाई सियासी इख्तलाफ करें, लोगों के खिलाफ गद्दारी के इस तरह फतवे ना दें। मेरे ख्याल में मुल्क की सबसे बड़ी जमात को, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, उनके ऊपर ये कहना कि वो BLA की अस्करी विंग है या उनकी सियासी विंग है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। BLA जो है वो पाकिस्तान की दुश्मन है, किसी एक सियासी जमात की दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान पे हमलावर है। हम सबको इस पे वाज़ेह होना चाहिए। अथर भाई, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि मैं आपको बता रहा हूं कि पब्लिक जो है, हम पब्लिक में बैठने वाले लोग हैं, लोगों के तबसरे हमसे सवाल इस तरह होने लगे हैं। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं और आप इस तरह के तबसरे करते हैं, जो उससे फिर लोगों के जहन में सवाल तो उठता है कि ये सारे लोग इस तरफ इस पेज पर क्यों हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरफ क्यों हैं। क्या वाकई में ऐसा ही है कि ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ? कंवल साहब जवाब देंगे जी इसका। PTI जो है तो ये टेररिस्ट के साथ खड़ी है। मैंने पहले कह दिया कि गद्दारी के सर्टिफिकेट कंवल साहब से ले लें जी जवाब। मेरा काम है ना आपका काम है, लेकिन जो चीज है ना, जो ऑन ग्राउंड चीजें हैं, जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, वो आपको बताना हमारा फर्ज है। जी कंवल साहब से जवाब लें जी इसका। जी कंवल साहब जी, मैं हल्का NA 166 से इलेक्शन लड़ी हूँ, तो आवाम की पल्स का हमें भी पता है। आप इस तरह करें, जब वो अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, इन्हीं अकाउंट्स को जाके जरा चेक कर लीजिए, उस वक्त ये किसके लिए आवाजें उठाया करते थे, जरा चेक कीजिएगा। उससे पीछे जाके देखिए, 1 साल पहले, 2 साल पहले ये किसके लिए चेरिश कर रहे होते थे। जी नहीं, ये जिसको आज आप फतवे दे रहे हैं, ये उनके लिए खड़े होते थे, ये स्टेट के लिए खड़े होते थे, ये पाक फौज के लिए खड़े होते थे, ये उनकी तारीफें करते थे। अवाम को अगर मैं यही बात कर रही हूँ कि तशखीस गलत करेंगे, अगर मर्ज, मैं हैदर सईद की बात नहीं करी, उसको आप साइड पे कर दें। आप 20,000 अकाउंट्स की बात करें, वैसे तो आपकी जो आम पब्लिक है वो ट्विटर पे है नहीं, ट्विटर पे बड़ी सिलेक्टिव किस्म की पब्लिक होती है। दूसरी बात ये है, आपकी आम पब्लिक व्हाट्सएप या ये दूसरी चीज़ें यूज़ कर रही होती है, और अवाम वही देखेगी जब उन पे जुल्म सितम होगा, आधी रात को पुलिस आएगी, मारकुट होगी, लोग उठाए जाएंगे, मिसिंग पर्सन बनेंगे, और फिर उनका कोई पता नहीं चलेगा। जब यहाँ पर आए थे बलोच, ये मारंग बलोच लेके अपनी मार्च, उनको बिठा के उनसे सुनना चाहिए ना कि आपकी तकलीफें क्या है, उसकी रीड्रेसल करना गवर्नमेंट का काम है। आपको पॉलिसी बनानी चाहिए। जिस वक्त वो फट जाता है फोड़ा और वो बहना शुरू हो जाता है, तो फिर आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं, अगर आप बर्डन शिफ्ट करेंगे ना और अपने असली हकाइक जो हैं, जो मसाइल हैं, उसका बर्डन आप समझ रहे हैं कि जी आप यहाँ बैठ के जी PTI बड़ी जी गद्दार है, जी PTI के ये 20 अकाउंट चल रहे हैं या 20,000 अकाउंट चल रहे हैं, इससे आपके मसले हल नहीं होने वाले।
पीटीआई इस वक्त अवामी जमात है, 94% का आपका जो सर्वे है वो पीटीआई के हक में आ रहा है। पीटीआई के लोगों से इलेक्शन छीना गया, उसके लिए पूरा ईसीपी, उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने तो जाके बयान दे दिया है, उस पर आप क्या कहना पसंद करेंगे? हकाइक को बराए मेहरबानी मास्क करना बंद करें। ये पार्लियामेंट, अगर मुझे एक मिनट बात खत्म करने दें, भाई मुझे चंद सेकंड दे दें। आपकी पार्लियामेंट नॉन फंक्शनल है क्योंकि पार्लियामेंट्स में अवामी नुमाइंदे नहीं बैठे। अवाम की पल्स को अगर आप कुछ और बयान कर रहे हैं तो गलत बयान कर रहे हैं। अवाम की पल्स, मैंने यही कहा कि अवाम जब तक खड़ी नहीं होती, आप ये इस तरह की दहशतगर्दी और ये जो वेव्स है, इस तरह मतलब आप इल्जाम लगा दीजिए पीटीआई का मिलिटेंट विंग होता तो पीटीआई वाले ना सिर फटवा रहे होते, ना जाके कोर्ट्स में खड़े हो रहे होते। हमने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट किया और पीस की बात की है, आइन और कानून की बात की है। अगर अवामी राय को इस वक्त पसे पुश डाला जाएगा, हकाइक से आंखें चुराई जाएंगी, मसाइल हल नहीं होंगे। जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंसेस आप बुला लें, खुदारा इस वक्त पाकिस्तान की सोचें, पाकिस्तान को इकट्ठा करने की सोचें। ये इस तरह की, अगर आप जो कह रहे हैं जी, अली अमीन ने बात की, आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये तो मतलब तीली देने वाली बात है ना, आग लगाने वाली बात है कि मतलब आप कह रहे हैं कि जी कल आके बैठे भी सबसे बड़ी जमात आके बैठे भी सही, इख्तियार साहब की बात सुन लीजिए, चपेड़े भी मारे। इख्तियार साहब की बात, इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा वाइसनेस की जरूरत है। ठीक है, इस वक्त नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, बट अगर कोई इनिशिएटिव हो रहा है, अगर कोई डायलॉग करने की कोशिश हो रही है, तो उसमें प्लीज रियलिटी को लेकर आए, उसमें सुन ले जी, इख्तियार साहब की बात सुनेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे जी। इख्तियार साहब, इसके बगैर काम नहीं होगा। इमरान खान एक हकीकत है, उसका नाम रोकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको जेल में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको आपने दीवारों के पीछे बंद किया है, उसके साथ एक्सेस खत्म कर दी, लोगों को कंफ्यूजिंग किस्म के बयानात आते, उसके बावजूद बात सुन लीजिए इख्तियार साहब की, रियलिटी है, उससे आप आंखें नहीं चुरा सकते। इख्तियार साहब की सुन लीजिए जी। इख्तियार साहब, मुझे ये बताइए कि बनु जानी खेल में दर्जनों लोग फोत हो गए थे, कत्ल कर दिए गए थे, तो वो उनका यही मुतालिबा था कि हमारे पास वजीर आजम आए, वरना उन्होंने अपनी सड़क पर लाशें रख दी थी और 14 दिन पड़ी रही थी। इसी कोयटा में हजारा कौम के दर्जनों लोगों को कत्ल कर दिया गया था और इमरान खान 14, 15, 16 दिन तक नहीं गया। बाद में इमरान खान उस वक्त वजीर आजम था और उसने कह दिया था कि लाशें दफनाओगे तो फिर आऊंगा, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सानेहा साहिवाल के लोगों को आपने उनके पास जाना भी अपने लिए तौहीन समझी, उनको अपने पास बुलाया, वजीर आजम उसमें उनको कहा कि दुआ पढ़े। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप दूसरों को क्या मशवरा देंगे कि आप बड़ापन दिखाएं और बर्ताव अच्छा करें? खुद आपने कोई अच्छे प्रेसिडेंट नहीं छोड़े हैं। बराए मेहरबानी जरा नीचे आए, जमीन पर पैर रखें। आप मरीख पर नहीं रहते, इस जमीन की सियासत करें, यहाँ की बात करें। मेरे ख्याल में आपके लिए मामलात बड़े अच्छे हो जाएंगे। आज आप इस बात की जिक्र भी नहीं करते हो कि जैसे ही कोयटा का वाकया हुआ, ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपना सारा जितनी उनकी एक्टिविटीज थी वो सारी छोड़ छाड़ के वो कोयटा पहुंच गए थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब बैठते हैं मिलकर। तो अप्रिशिएट किया करें। ये नहीं है कि जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी का ऐलान करे और आपको नफलों का मुफ्त में सवाब मिल जाता है कि जी ये जो भी बोले तो उसकी नफी करनी है। ये जो भी अतहर साहब का कमेंट ले लें जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। मंसूर भाई देखिए, पहली बात यह कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि आज पाकिस्तान को किन हालात का सामने और हमारी बहस किधर जा रही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान की आवाम पे हमला करता है, हमारी ट्रेनें अगवा करता है, ये दहशतगर्द हैं। और जब उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, हमारे जो इदारे हैं, जवान हैं, हमें उनके पीछे खड़ा होना है। हमारी ये सियासी बहस चलती रहेगी। खुदारा इसको उस मैच पे ना लेके जाएं जहां पे पाकिस्तान को नुकसान होता है। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं। इस पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो शख्स सोशल मीडिया पे ठट्टे लेता है, जो शख्स सोशल मीडिया पे जाके मजे ले रहा है कि जी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ये हो रहा है, उन सबको शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान है तो हमारी सियासत। मेरा अथर भाई मेरा आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा पॉइंट ये है कि एक पार्टी का मतलब सेक्रेटरी इतलात आके ऐसे लड़के के लिए आवाज बुलंद कर रहा है जो इस किस्म की ट्वीट्स कर रहा है। मेरा एतराज ये है, आप अपने आप को डिसएसोसिएट करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी यही सोच है। मैं ना कवल जोसेफ साहब के बारे में बात कहूंगा, लेकिन आपके सेक्रेटरी इतलात आके ऐसे लड़के को डिफेंड किस चक्कर में कर रहे हैं? आपने देखा है उसने लिखा क्या हुआ है, उसको पढ़ तो लें एक दफा।
नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। देखिए, जहां पे ये मामलात हैं, हसास मामलात हैं, जहां पे इस किस्म की चीजें, जो लोग उधर लड़ रहे हैं, अभी ऑपरेशन चल रहा था और यहाँ पे इल्जाम तराशी शुरू हो गई। हुकूमत पीटीआई को कुछ कह रही थी, पीटीआई वाले कुछ और कह रहे थे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमें थोड़ी सी मेच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत मसाइल हैं, यहाँ सबका कसूर है, सबके हवाले से हम यहाँ बहुत सारी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन खुदारा कुछ चीजों के ऊपर हमें थोड़ी सी बुर्दबारी का, अदरवाइज है जो पाकिस्तान का नुकसान है। मैं कंवल साहिबा, कल जाहिर बात है एक बड़ा ये अहम इजलास है जिसमें आपका 14 रुकनी वफ्द जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिरकत कर रहा है। कल जो भी डिसीजन होता है, मैं क्या ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ी होगी, शहबाज शरीफ साहब के पीछे? मैं ये समझती हूँ, देखें जो अथर ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में से किसी ने ये इस तरह की ना स्पीचेस की हैं कि जी वो माथे पे पसीना था और टांगे कांप रही थी और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो डरे हुए थे और अभिनंदन को वापस करने का उन्होंने डिसीजन किया, जो अगले दिन जाके इंडिया की अखबारों की सुर्खियां बने और वहाँ पे हमारा मजाक बने। हमारे में से कोई इस तरह की बात नहीं करता। जहाँ तक आपने सेक्रेटरी इत्तलात की बात की, उन्होंने सिर्फ ये बात की है जो पहले अथर साहब ने भी की कि जो आइन और कानून के मुताबिक जिसकी जो सजा बनती है, हम में से भी जिसकी जो सजा बनती है वो आप ज़रूर हमें दें, लेकिन बियॉन्ड आइन और कानून खुद से अपने हाथ में लेके और पनिशमेंट का जो या एक रिवेंज लेने का जो और या गुस्से का एक एलिमेंट है उसको रोकना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि पीछे खड़े होंगे, देखिए मैंने पहले आके कहा कि इमरान खान साहब इस सारी मुल्क की सियासी एक बहुत बड़ी हकीकत है। उनको आप दीवारों के पीछे बंद कर लें, 5 हफ्ते उनसे ना मिलने दें, 6 महीने से पॉलिटिकल लोगों को ना मिलने दें, तो उससे आप उस हकीकत को मिटा नहीं सकते। एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है वो उनके साथ खड़ी है। सवाल तो मैंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में किया था। अगर आप वाकई चाहते हैं, मैं वही बात कर रही हूँ कि अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं तो फिर आप उनको शामिल करें ना इन सारे मामलात में। नहीं, अब तो नहीं हो रहा ना। साहब के पीछे अगर नवाज शरीफ साहब भी खड़े हो जाए तो बहुत बड़ा मौजज़ा हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब तो खुद किसी के पीछे खड़े हैं, वो पहले इमाम बने तो सही। मेरे कंवल साहब इमाम बने तो सही। अब ये कल 14 अफराद आपकी जमात के, नमाज में खुद इमाम ना, उसके पीछे बाकी जमात कैसे खड़ी होगी? उनके तो आगे नहीं, तो आप लोग ये 14 लोग क्या करने जा रहे हैं? कल ये असेंबली के इजलास में क्या करने जा रहे हैं? इस कमेटी के इजलास में किस लिए शिरकत करने जा रहे हैं? जी अभी हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसी में डिसाइड होगा कि ये 14 लोग जाके वहां पे क्या करेंगे, पार्टी की पॉलिसी होगी। लेकिन मैं समझती हूँ और मैं यही बात कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहले खुद तो इमामत करेंगे तो बाकी भी उनके पीछे आके खड़े होंगे। वो खुद किसी की जमात के पीछे खड़े हुए हैं तो उनके पीछे किसी ने क्या खड़े हो। अल्लाह बेहतर करे जी, जो कुछ भी आप लोग करें, आप लोगों की मीटिंग्स हो। मंसूर भाई कुछ कहूँ? बताइए। मैं कंवल साहिबा जो है तो ये इन्होंने ये कहती है ना कि हम तो नहीं कहते, और ये एबटाबाद का उसामा बिन लादेन का सारा वाकया सुना दिया, फिर कहती है हम तो नहीं कहते, अभिनंदन का सारा वाकया सुना दिया, और ऊपर से मुतालिबा करती है कि रेड पड़े तो कम से कम रात को ना पड़े, वो दिन को पड़ा करे। तो जरा आप भी अपनी कमेंट्स ही देख लें, अपना तजिया देख लें। चलें, मैं इसको एक अच्छे नोट पे खत्म करना चाहता हूँ। नाज़रीन पूरे बस जी, मैं यहीं पे खत्म, बस यहीं पे खत्म। आपस में एक अच्छे मूड से उठ के जाइए। पूरी कौम आप लोगों को देख रही है, मैं आप दोनों से मुखातिब हूँ, पूरी कौम आप लोगों को देख रही है। कल आप लोगों की इस कमेटी का इजलास होने जा रहा है। अत्थर को भी शामिल कर लें। नहीं, अत्थर भाई तो वो हैं, उनकी तो नई ख्वाहिशात हैं आप लोगों के लिए कि ये मुल्क देख रहा है आपको, बलूचिस्तान देख रहा है आपको, खैबर पख्तूनख्वा देख रहा है आपको, कि जब आप लोग कल इकट्ठे बैठे इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई फैसला करके उठिए। हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों का, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी, कंवल शोज़ब साहिबा, इख्तियार वली साहब और अत्तर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं आपसे खुद खुसूसी तौर पर यह रिक्वेस्ट करूँगा कि अब जब अगली नमाज आप पढ़ें तो बराए मेहरबानी ये दुआ कीजिएगा कि हमारे तमाम सियासतदान जब कल इस हॉल में बैठेंगे और बैठ के फैसला करेंगे दहशतगर्दी को किस तरह ख़त्म किया जाए, इसको किस तरह टैकल किया जाए, तो कामयाबी के साथ जो है कोई ना कोई सलूशन वो ज़रूर निकाल सके। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।